बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब तमाम नजर शहर इक़्तिदार पर हैं और हुकूमत की सर तोड़ कोशिश है कि वह कौमी असम्बली और सैनेट से आईनी तरमीम पास करवा लें, लेकिन इसी दौरान मौलाना ने लाने जंग कर दी है। मौलाना के बगैर हुकूमत कैसे आईनी तरमीम पास करवाएगी? देखिए, अब इम्तिहान शुरू हो रहा है विदाउट मौलाना वाले दावे का। सही। विद और विदाउट मौलाना कहा था ना कि मौलाना साथ दें या ना दें, हम आईनी तरमीम पास करवा लेंगे, हमारी नंबर गेम पूरी है, हमारे पास अपने नग पूरे हैं आईनी तरमीम पास कराने के लिए। ये जो डेवलपमेंट्स चल रही हैं ना, ये बड़ी फास्ट पेस्ड हैं और अभी ज़ाहिर है कि चीज़ें जो हैं वो आज तो बहुत ही वॉलेटाइल किस्म की होंगी। कुछ डेवलपमेंट्स हैं उस दौरान ऑन द रिकॉर्ड मैं बता रहा हूँ कि दो हुकूमती शख्सियात हैं जिन्होंने मुझे ये बताया है कि आईनी तरमीम पर सेनेट ऑफ पाकिस्तान में वोटिंग आज जुमे के दिन 18 अक्टूबर 2 बजे के बाद होगी। अब इसका दावे के टेस्ट केस जो है उसमें चंद घंटे बाकी हैं। मैं उसकी मुमकिना कुछ दावे की बुनियाद, वो कौन सी डेवलपमेंट्स आपको नज़र आ रही हैं, किस वजह से हुकूमत जो है वो ये बात कह रही है। खलील ताहिर सिंधु साहब सेनेटर हैं और शहबाज शरीफ के बड़ा करीब भी हैं, उन्होंने मुझे ये बात बताई और उस वक्त वो 5 वोटर्स इस आईनी तरमीम के उनके साथ बैठे हुए थे। सही। 2 का ताल्लुक सिंध से, दो का पंजाब से, उनका खुद पंजाब से, तो 3 पंजाब के लोग, 2 सिंध के लोग बैठे हुए थे और उन्होंने ये कहा कि आज वोटिंग करवाने जा रहे हैं। फिर मैंने उनसे कुछ सवालात किए, उन्होंने क्या जवाब दिया। बैरिस्टर अकील कोऑर्डिनेटर हैं प्राइम मिनिस्टर के लीगल मैटर्स के ऊपर, और आपको पता है कि ये सारा आईनी तरमीम और ये सारा मामला है। तो जब ये जो बैरिस्टर अकील हैं, इनसे मैंने पूछा पार्लियामेंट हाउस से जिस वक्त निकल रहे थे उस वक्त, और फिर बाद में उनके साथ इसके ऊपर दोबारा भी बात हुई, उन्होंने कहा कि हमने हर सूरत में एक जजीरा है पैसिफिक ओशन में, जी, समोआ नाम है, मुल्क है, अच्छा, वहां पर चौगम होने जा रही है, कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स मीटिंग। सही। चौगम में 21 अक्टूबर से शुरू हो रही है, 21 से गालिबन 24 अक्टूबर तक है। तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उसमें शिरकत के लिए जाना था। उसके लिए हाई कमिश्नर जो हमारे लंदन में हैं डॉक्टर फैसल साहब, उनको भी बुला लिया गया। वो यहाँ पर मौजूद है और काफ़ी दिनों से मौजूद हैं और वो पहले रवाना हो जाएंगे, उन्होंने परसों रवाना होना है। सही। इसी तरह आपके जो ज़ाहिर के चीफ ऑफ प्रोटोकॉल होते हैं, दूसरे लोग होते हैं, वो पहले चले जाते हैं एडवांस। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मोस्ट प्रोबेबली अभी तक प्लान यही था, ये प्लान कैंसिल भी हो सकता है मंगल के दिन। तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा देखें समोआ जाने से पहले पहले हमने ये मामला समेटना है। तो मैंने उनसे सवाल किया कि इसका मतलब ये है कि आप वज़ीर आज़म ने अगर मंगल को जाना है तो आप मंगल से पहले वोटिंग कौमी असम्बली में भी करवा लेंगे और कौमी असम्बली में करवाने के बाद आईनी तरमीम के ऊपर दस्तखत भी हो जाएंगे और दस्तखत के बाद जो है नई आईनी तरमीम के तहत ऐवान अदल में होने वाली तब्दीली 25 अक्टूबर को जो कि मुतवक्के है, उसके हवाले से जो कुछ भी करना है, नई अपॉइंटमेंट करनी है, मौजूदा जो भी आईनी तरमीम पास होती है उसके मुताबिक क्या वो भी कर लेंगे। तो उसके ऊपर हंस पड़े। उन्होंने कहा देखें अब ये तो कोई इंसाइड कर रहा है, इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं है। इसमें भी आप हमारी जो है ना वो बदनीयती न तलाश करें। अगर वज़ीर आज़म ने मंगल को जाना है तो मंगल से पहले पहले ये होना है, जो भी नोटिफिकेशन वो भी मंगल से पहले वज़ीर आज़म ने जाने से पहले जो है वो, अदरवाइज तो दूसरा प्रोसेस है ना ये नोटिफिकेशंस और ये सारी चीज़ें कि वज़ीर आज़म यहाँ से समरी भेजेंगे, सदर पाकिस्तान जो है वो उसके ऊपर दस्तखत करेंगे, यहाँ सारे दरवाजे के सामने खड़े होंगे, चीज़ आए पकड़े साइन करें वापस। लेकिन इस वीडियो में ना टुवर्ड्स द एंड मैं अब जो अभी तक जुज़ियात हुकूमती मुसव्वदे की सामने आई हैं वो भी हम इसके ऊपर ज़रा डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, इन्होंने कहा कि ये सब कुछ होने जा रहा है, सेनेट में वोटिंग भी होने जा रही है, फिर कुछ आपको पुरस्कार डेवलपमेंट्स होती हुई नज़र आती हैं। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान का ऐलान जंग तो सबने सुना, वो जो उन्होंने कहा कि बदमाशी करोगे तो हमें भी बदमाशी करनी आती है और उन्होंने वो सारी बातें की। उसकी वजह क्या है, उसके बैक एंड के ऊपर स्टोरी ये चल रही है कि ये बात शहर इक़्तिदार में फैली हुई थी कि जो मौलाना की पार्टी के कुछ लोग हैं वो हुकूमत ने कल्टिवेट कर ली हैं और वो हुकूमत के साथ ऑन बोर्ड हैं। इस आईनी तरमीम को मौलाना हाँ कहें या ना कहें वो वोट देंगे। सही। ये जो दावा था ना, इस वजह से मौलाना फजलुर रहमान तड़क गए, बिदक गए, नाराज हो गए। उन्होंने इसके ऊपर कहा कि 25 अक्टूबर तक जो है तो हमने तो बातचीत करनी है सिर्फ,
और बातचीत के बाद देखेंगे। सही। डेवलपमेंट ये होती है कि तारिक अजीज़ साहब से भी मेरी बात हो रही थी। तारिक अजीज़ आपको पता है कि रिपोर्टर हैं जो बड़ा उनका नून लीग के हवाले से, नून लीग के लोगों के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, उनके साथ ज़ाहिर है कि इनसाइड ख़बरें भी शेयर करते हैं। उनकी इतला ये है कि हुकूमत ने, अच्छा हम इसमें सेनेट को अलग डिस्कस करेंगे, हुकूमत ने हैरान कुन तौर पर अपने वो एमएनएज़ जो डी सीट हो गए थे, जिनको डी नोटिफाई कर दिया था, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस नशिस्तों वाले 3 जून के या 3 मई या 3 जून को जो फैसला सुप्रीम कोर्ट से पहला आया था, इंटरिम ऑर्डर आया था 3 रुकनी बेंच का, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस टर्मिनल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, इन लोगों ने कहा था कि जो ओवर एंड अबव सीट्स हैं उनको आप जो है वो फिलहाल डी नोटिफाई कर दें अंटिल ये जब मामला सेटल नहीं होता मखसूस नशिस्तों का। तो लगभग 19 नशिस्तें थी जिससे तहरीक इंसाफ ने और फिर बाकी कुछ अपोजिशन जमातों ने हाथ धोए और हुकूमत ने इन डी नोटिफाइड शुदा लोगों को फिल फॉर इस्लामाबाद तलब कर लिया कि तमाम के तमाम लोग फौरी तौर पर इस्लामाबाद पहुँचे। अब जब जो डी नोटिफाई हुए लोग हैं उनको बुलाने का की पॉसिबिलिटी है, उससे लगता ही है कि हुकूमत को ये यकीन है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर मौलाना फजलुर रहमान साथ नहीं देते या देते भी हैं, दोनों सूरतों में मौलाना के साथ ना देने की सूरत में नंबर गेम तो ख़राब हो जाएगी। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नंबर जमा करवाया गया था ना 12 जुलाई के जी को, उसमें 215 हुकूमती इत्तेहाद ने शो किए थे कि हमारे पास 215 लोग हैं। वो मेरे पास लिस्ट भी मौजूद है, मैं आपको काउंट कर दूंगा। उसमें से लोग जाहिर है कि आगे पीछे हुए हैं तो वो हतमी नहीं है। तो हुकूमत को ये लगता है या हुकूमत ये चाह रही है या हुकूमत को ये गारंटी है, अश्योरेंस है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के, फुल कोर्ट के मेजॉरिटी 8 जजेस के जजमेंट के ऊपर अमल दरामद नहीं करेगी। आज फिर उनका इजलास, वो नोटिफाई कर देंगे इन लोगों को एज एमएनएज 12 जुलाई के फैसले को। अब वो स्पीकर के 2 लेटर्स जो है सहारा उठाएंगे, स्पीकर पंजाब असम्बली के खत का सहारा या उठाएंगे, उस कानून साजी का जो इन्होंने जो कानून साजी है वो मेंशन है उन दोनों खतूत में, उसका सहारा लेंगे या एग्जैक्टली जो है वो क्या करेंगे, ये अभी जाहिर है कि ये सामने आना बाकी है। लेकिन बात अब जाहिर है कि हुकूमती सर्कल्स में ये चल रही है कि वो नोटिफाई हो जाएंगे, हमारा नंबर पूरा हो जाएगा, हमें जो रिक्वायर्ड लोग हैं ये 18-19 लोग हमें मिल जाएंगे, आएंगे वोट करेंगे, वो खवातीन आएंगी और वो आकर वोट डाल देंगे और बस फिर ये हो जाएगा। लेकिन ये तो कौमी असम्बली की गेम है जी। सवाल तो है सेनेट ऑफ पाकिस्तान का। सेनेट ऑफ पाकिस्तान में अगर मौलाना साथ नहीं देते तो फिर बंदे कैसे पूरे होंगे। जो एएनपी के लोग कह रहे हैं, बीएनपी मैंगल के जो लोग कह रहे हैं, वो तो स्टोरी अलग होगी। अब प्राइम मिनिस्टर के जो ज़ुहराना था उसमें हेड काउंट बताया गया जो मीडिया को, वो 59 का था। अच्छा, 59 के बाद अगर मौलाना के 5 लोग शामिल होते हैं, साथ देते हैं, तो 64 पूरा नंबर बनता है, जिनमें से एक गायब है। हाँ, तो वो जो खातून सेनेटर है नसीमा एहसान साहिबा जी, उन्होंने तो वो जाहिर है कि फ्लोर ऑफ द सेनेट जो बात की, फिर हम गुज़श्ता वीडियो में बता चुके कि यूसुफ रज़ा गिलानी के चैम्बर में क्या हुआ, फिर जो उमर फारूक हैं एएनपी के सेनेटर, उन्होंने जो गुफ्तगू की, कामरान मुर्तज़ा साहब जो बात कर चुके या मौलाना फजलुर रहमान ने जो बात की है, इन दोनों की गुफ्तगू से लगता तो नहीं है कि मौलाना फजलुर रहमान को कम से कम आज मनाया जा सकता है और 2 बजे के इजलास से पहले मनाया जा सकता है। अब तो ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा हो गया ना, एक बड़ी खलीज पैदा हो गई। लेकिन जाहिर है कि आपको पता है कि सियासत मुमकिनात का खेल है, सही, और उसमें किसी भी वक्त पलटा मार सकते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हुकूमत जो है वो अगर अभी भी पुरयकीन है और ये बड़े शद्दोमद के साथ, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बड़े यकीन के साथ उन्होंने कहा देखें प्राइम मिनिस्टर के जाने से पहले हमने ये करना है। अच्छा, हैरानकुन तौर पर मेरी 2 अशखास से जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर की एडवांस टीम के तौर पर जाना है, उनके साथ बहुत पुरानी एक ताल्लुकदारी है, वो है ज़ाहिर है कि हमारी बीट से ताल्लुक़ रखते थे। तो रात को हम उनके साथ मौजूद थे। आज टीवी के जो ब्यूरो चीफ है, प्रोग्राम भी करते हैं, शौकत पराचा भी मौजूद थे, अनस हसन मलिक जो ब्योन के लिए ब्यूरो चीफ हैं वो भी मौजूद थे। यानी मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि कितने गवाह मौजूद थे वहाँ पे।
वहाँ पे जो है वो अदील वड़ाइच, दुनिया टीवी के ब्यूरो चीफ, वो भी मौजूद थे, हम सारे लोग मौजूद थे, वो भी थे। तो उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर का भी फाइनल नहीं है। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर का फाइनल अगर नहीं है, फॉर एग्जांपल चौगम आप मिस नहीं कर सकते। और लाइकली ये था कि प्राइम मिनिस्टर जाएंगे तो उनकी वहाँ पर बहुत ही हाई लेवल मुलाकातें होंगी। सही। जब ही आपके हाई कमिश्नर को भी बुला लिया था लंदन से, यहाँ से भी आपकी एडवांस टीमें जा रही हैं। प्राइम मिनिस्टर जाएं, प्राइम मिनिस्टर की जगह कौन जा सकता है? इसहाक डार जा सकते हैं जो नायब वज़ीर आज़म है और वज़ीर ख़ारजा भी हैं, वो भी वोटर हैं। प्राइम मिनिस्टर भी वोटर हैं। जाहिर है कि एक वोट तो जो भी जाएगा वोटर तो जाएंगे। कौन सा ऐसा वजीर है जो इस कैपेबल हो कि वो चौगम में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सके, अंग्रेज़ी भी बोल सकता हो, पाकिस्तान का मुद्दा मसला भी समझता हो, वहाँ जाके रिप्रेजेंट भी कर पाए और राजा रियाज को आर्जी तौर पे ले जाए और वो वोटर ना हो, तो तमाम के तमाम लोग जो है तो somebody has to represent। इसलिए हुकूमत कह रही है कि हमने ये मामला निपटाना ही निपटाना है। और मैं आपको बताऊँ, इंतहाई अहम हुकूमती शख्स ने, मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि देखिए अगर हम ये आईनी तरमीम पास नहीं कर सकते ना, फिर हमारा हुकूमत में रहने का जवाज़ कोई नहीं रहता। वैसे भी जवाज़ कोई नहीं। दूसरा जो है, उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमने मौलाना का मुसवदा पास करना है तो फिर ये गुनाह बिलअज़्ज़त है। अच्छा, कि हम अपने सर भी ये सारा कुछ ले लें, जिस तरीके से आईनी तरमीम पास हो रही हैं, और उसमें जो हमारा मतमे नज़र है वो भी पास ना हो, तो फिर ऐसे गुनाह के करने का क्या फ़ायदा? क्योंकि ये तो कालक हमारे ऊपर आएगी। तो ये मंजरनामा है। अब हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आज का दिन है, हंगामा खेज है, डेवलपमेंट्स होनी है, पता चल जाएगा कि क्या 2 बजे तक हुकूमत जो है या तो मौलाना फजलुर रहमान को राज़ी कर ले जी, या फिर कहीं से जनाब जादुई कोई छड़ी घुमाए और वहाँ से 97 का हाउस है, सही, सेनेट ऑफ पाकिस्तान, 85 लोग हैं इलेक्टेड। इलेक्टेड 85 लोगों में से मैं आपको बता देता हूँ कि जो हुकूमत के सेनेटर्स हैं और उसके बाद जो अपोजिशन के सेनेटर्स हैं, वो बड़ा सीधी सीधी नंबर गेम है। JUI के 5 हैं अपोजिशन के, मौलाना फजलुर रहमान के 1 सेनेटर उनके मुताबिक गायब हैं, अब्दुल शकूर साहब जी। शकूर साहब गायब हैं, तो 4 उनके, यूँ समझ लें कि अभी 1 बंदा जो है आप उसको ग्रे में रख लें, उसको सरकार में काउंट कर लें, वो उनके साथ नहीं है। PTI के 18 सेनेटर्स हैं, MWM के 1 सेनेटर है जी, BNP मैंगल के 2 सेनेटर्स हैं, उन दोनों की कहानी सबके सामने। और उसके अलावा 1 सेनेटर हैं हामिद खान साहब जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के, जी, उस वक्त तक वो मामला सेटल नहीं हुआ, वो भी था PTI की काउंट, तो वो PTI के काउंट कर लें। तो इनमें से टूटने वाला तो एज सच नज़र नहीं आता। अब यानी कि पैदाइश की जाए कुछ सेनेटर्स की, यानी कौमी असम्बली की तो मुझे हुकूमत की वो समझ आती है, यानी कि वो लीगल है, इलीगल है, फेयर है, अनफेयर है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो इखलाकी है, गैर इखलाकी है, जो मर्जी है। लेकिन चले कोई बात तो है ना कि उन्होंने अपने डीनोटिफाइड शुदा लोगों को बुला लिया और वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नोटिफिकेशन कर देगी तो नंबर हमारे पास पूरा हो जाएगा कौमी असम्बली में। क्योंकि आपको पता है ना कि एक बड़ा हैरान ये भी KP वाले पुरानों को बुला लेना जो पुराने थे। हाँ, लेकिन KP के नए वाले तो आए नहीं, चले पुराने वाले अपने बुला लेते सेनेटर्स नहीं, वो उससे फायदा कोई नहीं है ना। नंबर तो हुकूमत ने पूरा करना है ना, अपोजिशन ने तो वोट ही नहीं देना, तो वो जितने भी बुला लें क्या फर्क पड़ता है उससे। तो वो वोट दिलवाने के लिए नहीं, वोट दिलवाने के लिए नहीं, देने के लिए हुकूमत के हक में। हाँ, वो हुकूमत अब आप पिक करेंगे तो हुकूमत बुलवा लेगी, आप बात कर रहे हैं। बहरहाल बड़े दूर की कोड़ी लेके आते हैं आप। ये जो हुकूमत है, फिर वो दावा चले कौमी असम्बली में तो समझ आता है, सेनेट ऑफ पाकिस्तान में जो हुकूमत ने नंबर या स्ट्रेंथ शो की है बैंक्वेट में, जो उसके बाद उनको एडिशनल वोट दरकार। सही, मौलाना फजलुर रहमान के बगैर मुझे तो नज़र नहीं आता। लेकिन जाहिर है कि अब जिस तरीके की सूरत हाल चल रही है, जो कहानियाँ सेनेटर्स फ्लोर ऑफ द हाउस सुना रहे हैं, उसके बाद आप कैसे यानी कि ये कर सकते हैं? 100% यकीन के साथ तो नहीं कह सकते। अलबत्ता जो ड्राफ्ट है, जो चीज़ें हैं, प्राइम मिनिस्टर का तैयारा या किसी एक वोटर का, पोटेंशियल वोटर का तैयारा जो है वो तो तैयार खड़ा है। अब जो मुसव्वदे के नुकात सामने आए हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो कहा कि मैं आईनी बेंच पर जो है वो ज़बान दे चुका हूँ मौलाना फजलुर रहमान को, आईनी बेंच पर इक्तफा हो सकता है, अदालत नहीं, आईनी बेंच, अब मैं पीछे नहीं हट सकता, आईनी अदालत पे नहीं जाएंगे, आईनी बेंच पर जाएंगे, ये सारी बात थी। फिर जो है JUI ने फॉरवर्ड ब्लॉक की तो तरदीद कर दी
अगरचे इतला ये है कि 2 MNAs तो कम से कम ऐसे हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये हिले हुए जो तिड़कनी ज़मीन पे ये हिले हुए हैं। अब आईनी तरमीम के लिए जो खैर नंबर की हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं, जो मुसवदे के नुकात सामने आए हैं वो 12 सफ़ात हैं, उसका बताया गया है जो सामने आई है तफसील। 24 उसके टोटल अमेंडमेंट्स हैं, 24 अमेंडमेंट्स हैं। उसमें ना आईनी अदालत का जिक्र है, ना आईनी बेंच का जिक्र है, बल्कि आईनी डिवीज़न की तजवीज़ दी गई है। उसके बाद नए आर्टिकल 191A में सुप्रीम कोर्ट में आईनी डिवीज़न का क़याम शामिल है। जजेस की तादाद जुडिशल कमीशन मुकर्रर करेगा। जजेस के लिए मुमकिन हद तक तमाम सूबों को बराबरी की नुमाइंदगी दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का कोई जज ओरिजिनल इख्तियार समात, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन आर्टिकल 185 जी, 100 मोटो मुकदमात का 184(3) का मजाज नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का कोई जज आईनी अपीलों या सदारती रेफरेंस की समात का, यानी कि आर्टिकल 186 जिससे सदर जो है वो राय तलब करते हैं, जो 63A वाला जजमेंट आया था उमरता बंदयाल, एजाजुल एहसन, मुनीब अख्तर और ये जो आपके रिटायर होके अब एडहॉक आ गए हैं, एडहॉक जज आ गए, सरदार तारिक, नहीं दूसरे मजहर आलम मियां, हाँ मजहर आलम मियां खिल, वो आ गए और एक और जज थे, उनकी जो थी वो भी इसी के तहत थी जी। आर्टिकल 186 सदर आरिफ अलवी ने सवाल भेजा था। फिर इसका जो मतन है इसके मुताबिक 100 मोटो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की समात और फैसला आईनी डिवीज़न का 3 रुकनी बेंच करेगा। सदारती रेफरेंसेस की समात और फैसला भी आईनी डिवीज़न का 3 रुकनी बेंच करेगा। आईनी अपीलों की समात और फैसला आईनी डिवीज़न का 3 रुकनी बेंच करेगा। हुकूमती मुसवदे का जो मतन है उसके मुताबिक आईनी डिवीज़न सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जज तश्कील देंगे। सुप्रीम कोर्ट में आईनी डिवीज़न के दायरा इख्तियार में ज़ेर इल्तवा केसेस और नज़र सानी दरख्वास्तें मुंतकिल होंगी। फिर जो मुसवदा है इसमें चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ्स की दोबारा तकर्री और तौसीक़ के कानून को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। उसके लिए आइन में नए 8वें शेड्यूल का इजाफ़ा तजवीज़ किया गया है। आर्टिकल 243 में नई शिक 5 का इजाफ़ा की तजवीज़ है, जिसमें तरमीम के बगैर इन कवानीन में जो सर्विस के इनके रूल्स हैं उनमें रद्द-बदल नहीं हो सकेगा। फिर हाई कोर्ट्स के 100 मोटो लेने का इख्तियार नहीं होगा, ख़त्म। आर्टिकल 199 है वो उसके हवाले से। आर्टिकल 175A जुडिशल कमीशन के मौजूदा अरकान बरकरार रखे गए हैं। 4 अरकान पार्लियामेंट उसमें शामिल किए जाएंगे। कमीशन के 1/3 अरकान चेयरपर्सन को तहरीरी तौर पर इजलास बुलाने की इस्तदा कर सकते हैं। चेयरपर्सन 15 रोज़ में इजलास बुलाने का पाबंद होगा। इजलास ना बुलाने पर सेक्रेटरी को 7 रोज़ में इजलास बुलाने का इख्तियार होगा। फिर इसके मतन के मुताबिक 179 में तरमीम की जाएगी। चीफ जस्टिस की मुद्दत ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल होगी। चीफ जस्टिस की उम्र 65 बरस से कम भी होगी तो रिटायर हो जाएंगे। इसका क्या मतलब है, आपको क्या समझ आया? 3 साल जस्टिस याह्या अफरीदी जी, इसका मतलब है जस्टिस याह्या अफरीदी, यानी कि माइनस काजी फाइज ईसा, माइनस मंसूर अली शाह, माइनस मुनीब अख्तर फार्मूला। इस ये अब ज़बान ज़द-ए आम में बात चल रही है। ये जब तरमीम के मुजव्वज़ा मुसव्वदे को आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि जब आप 65 बरस से कम भी होगी तो रिटायर हो जाएंगे, तो ला महला आप 5.5 साल का चीफ जस्टिस नहीं बनाना चाहते। जस्टिस याह्या अफरीदी की उम्र अब लगभग 59 ईयर्स एंड 6 मंथ्स है। 59.5 साल उनकी उम्र है, और अगर वो चीफ जस्टिस बनते हैं और 65 साल रिटायरमेंट की एज होती है तो वो 5.5 साल तक चीफ जस्टिस रहेंगे। तो गालिबन उसको केटर करने के लिए ये किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत जो है वो 3 साल होगी। अगर वो जज, क्योंकि अब वो फिर जाहिर है कि अब वो कहते हैं कि जज जो है वो फिर कितना अरसा। फिर आर्टिकल 63 में तरमीम, वो 63 की जो है वो जो दोहरी शहरियत का हामिल इलेक्शन लड़ने के लिए अहल होगा, लेकिन 90 दिनों में सरेंडर करनी, हाँ सरेंडर करना होगा। मुनहरिफ रुकन का वोट शुमार होगा। आर्टिकल 48 में से वज़ीर और वज़ीर मुमलिकत के अल्फाज हज़फ किए जाएंगे। सिर्फ काबीना या वज़ीर आज़म की सदर को भिजवाई गई समरी को किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। आर्टिकल 81 में तरमीम से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और इंतखाबात के लिए फ़ंड्स लाजमी अखराजात में शामिल होंगे। आर्टिकल 111 यानी 111 में तरमीम से सूबाई मशीरों को भी असम्बली में खिताब का हक़ दिया जाएगा। फिर आर्टिकल 184(3) के तहत 100 मोटो या इब्तदाई समात के मुकदमात में सुप्रीम कोर्ट सिर्फ दरख्वास्त में की गई इस्तदा की हद तक फ़ैसला जारी कर सकेंगे।
यानी ये तो होता है ना कि सो मोटो लिया 194.3 वो जो रिस्ट्रिक्शन इस्तेमाल हुई और अमल कुछ और दरार कर बेंच, दिया। हाँ सब कुछ उसमें आ जाता है। जैसे काजी फैसल साहब ने कर दिया था ना, वो जो हाफिज कुरान वाला मामला था, उसको उन्होंने डायरेक्शन किसी और मामले को टेकअप करके कर दी थी। या जो गुलाम डोगर वाला केस था उसमें इंतखाबात का मामला भेज दिया था जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी और जस्टिस एजाजुल एहसन ने, उनके पास आया था ना मामला तकर्री तबादले का, हाँ जी, कि ये जो पीरियड है इस पीरियड के दौरान नहीं कर सकते, नहीं हो सकता, इलेक्शन होना है। तो उन्होंने कहा इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, वहाँ से उठाया, लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत था, उन्होंने कहा कि नहीं उसको रोक दें और उन्होंने भेज दिया। फिर जो है वो हाई कोर्ट अपील किसी और हाई कोर्ट को मुंतकिल करने की मजाज होगी, सुप्रीम कोर्ट मुकदमा अपील ख़ुद भी मुंतकिल करने की मजाज होगी, वगैरह वगैरह। ये अब ज़ाहिर है कि कुछ तफसीलात हैं इसमें। इलेक्शन कमिश्नर वाला पोर्शन बिल्कुल मिसिंग है, हाँ वो भी इंटरेस्टिंग है। हाँ, इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती जो है उसके लिए कमेटी अगर वज़ीर आज़म और सदर के और अपोजिशन लीडर के दरमियान इत्तफाक नहीं होता, बहरहाल हुकूमत जो है वो तो कह रही है कि हम करवाने जा रहे हैं। लेट्स सी के हाउ द कैट्स जंप्स। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।